हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड की कक्षा 10वां के हिंदी जानेंगे। आपका ये चैप्टर नंबर दूसरा है और ये दूसरा में लिखा हुआ है ननिल विलोचन शर्मा। ये राइटर का नाम है। इनके जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, आप खुद से भी इनको पढ़ सकते हैं। एकदम राइटर का नाम है, इसके जीवनी के बारे में एकदम बढ़िया से दिया हुआ है कहानी। आप ये सब एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। पहले इनका कहानी के बारे में जान लेते हैं किताब के माध्यम से। ननिल विलोचन शर्मा जी हैं, राइटर का नाम है, आप लोग देख लिए समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट होता है। विश्व के दांत कहानी है। सेन साहब की नई मोटर कार जो बंगले के सामने जो बरसाती में खड़ी हुई है, ये सभी बारे में जानकारी दिया हुआ है। ये सभी आप बिल्कुल बढ़िया से देख सकते हैं। यानी खोखा जो है ना गाड़ी के पास, वो भटकने से वो पाए हैं, यानी कि वो उनका जो बेटा है। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। विश्व के दांत है। यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट हो गया, आप लोग पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है। ये कहानी दिया हुआ, फिर थोड़ा लंबी कहानी है ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, देख लिया आप लोग, फिर आप देख लीजिए। आप जूम कम करके भी देख सकते हैं। आप दिया हुआ है कहानी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये भी कहानी दिया हुआ है, थोड़ा लंबी कहानी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आपका क्वेश्चन आंसर आ गया है और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। ये जो पहला जो क्वेश्चन आंसर है कहानी का, कि मतलब कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हम लोग यहाँ से आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे बिल्कुल 14 को दिया हुआ है, 14 को इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन आंसर बिल्कुल। विश्व के दांत है और आपका कहानी जो है, ये क्वेश्चन पहला है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये कहानी दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में नलिल विलोचन शर्मा आज जो हमारे समाज में महल और झोपड़ी के बीच संघर्ष हैं और झोपड़ी वाले महलों वाले को किस तरह मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इसका जितना जागरूकता मिसाल यह कहानी है। इसमें अमीरों की तथा कथित मर्यादा पर व्यंग किए गए हैं, जैसे इस कहानी में मदन की पिटाई से खोखा के दो दांत तोड़ दिए जाते हैं, यानी झोपड़ी वाले की ओर से महल वालों को दी गई चेतावनी है, ठीक है। इनका आंसर अभी और है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। बिल्कुल यहीं तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया और आप देख लीजिए, यहाँ से आपका आंसर चालू हो गया है। यानी हमारे समाज में ढेर ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव किए करते हैं। सेन साहब भी एक अमीर आदमी हैं, उन्हें 5 लड़कियों तथा 1 लड़का है। लड़कियों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था किए गए हैं, वह सामान्य स्कूल में जाती है, जबकि लड़का यानी खोखा जो है के लिए अलग व्यवस्था है। लड़का में इंजीनियरिंग की संभावना समझकर अलग व्यवस्था थी। लड़कियों को क्या नहीं करना चाहिए बराबर यही सिखाते थे। खोखा के दुर्लित व्यवहार के अनुसार सेन परिवार में घर के सिद्धांत भी बदल गए थे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 आ गया है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, खोखा किन मामलों में अपवाद था, यानी खोखा जो थे किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा का
खोखा का आविर्भाव जन्म तब हुआ था जब सैन साहब था मैसेज सैन संतान होने की उम्मीद छोड़ चुके थे, यानी वो अपना संतान होने के लिए वो उम्मीद छोड़ चुके थे। वह काफ़ी शौक थे सैन साहब की चमचमाती गाड़ी को, अन्य किसी से तो नहीं लेकिन खोखा से डर था, क्योंकि मैसेज सैन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी, उनको जो काफ़ी छूट तक दे रखी थी। खोखा नियमों के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था, यानी खोखा जो था वो नियमों का क्या था, अपवाद था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सैन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने इसकी कैसी शिक्षा तय की थी, ये क्वेश्चन दिया हुआ। आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सैन दंपति जो है खोखा में इंजीनियरिंग होने के लक्षण देखते थे, इसीलिए उन्होंने इसके लिए अलग से तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की। वे चाहते थे कि खोखा की अलग ढंग की शिक्षा दी जाए, इसलिए कारखानों से 2-4 घंटों के लिए बढ़ई मिस्त्री को खोखा के सामने ठीक पीट करने के लिए कहे गए थे, ताकि खोखा की उंगलियों जो है अभी से ही यंत्र औजार से वाकिफ रहे, अभी से वो सीख सके, है ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी लड़कियों क्या है, कठपुतलियों हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के अंतर्गत विश्व के दांत कहानी से ली गई है, जिसके लेखक हिंदी साहित्य के महान समालोचन नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। वे इन पंक्तियों के माध्यम से बतलाते हैं कि बहुतों माता पिता ऐसे होते हैं जो लड़कों तथा लड़कियों भेदभाव किया करते हैं। माता पिता लड़कियों को विकसित होने का शुभ अवसर न देकर उनकी बुद्धि को ही सीमित करने में लगे रहते हैं और इनकी सीमित बुद्धि पर गर्व अनुभव करते हैं, जबकि आगे चलते हैं, जबकि आत्म विकास के लिए स्वतंत्र चिंतन का होना आवश्यक है। आत्म विचार जो होता है वो स्वतंत्र चिंतन का होना आवश्यक है। आगे खो में है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यहाँ पे दिया हुआ है प्रस्तुत, इसका आंसर दिया हुआ है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधुली भाग 2 के अंतर्गत विश्व के दांत कहानी से ली गई है, जिसके लेखक हिंदी साहित्य के महान समालोचन नलिनी विलोचन शर्मा जी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते जो है, इनका आंसर आगे थोड़ा और है, इनके बाद देख लेते हैं। इस पंक्तियों से कहना चाहते हैं, लेखक ने बतलाते हैं कि सैन दंपति खोखे के आगमन के पूर्व अपने लड़कियों को बहुत ज़्यादा व्यवहारिक एवं आदर्श शिक्षा देते थे, लेकिन नाउम्मीद माँ बाप का सहारा खोखा का जैसे ही जन्म हुआ उनके घर के सिद्धांत की ही बदल जाते हैं। यानी खोखा गलती भी करता है तो उस गलती का सही अर्थ लगाकर उसे बहुत प्यार, यानी लव जिसको कहते हैं, लव करते हैं। जैसे मोटर गाड़ी बैकलाइट जो होता है फोड़ता है तथा तो इंजीनियर का गुण समझते हैं, यानी उनका जो बेटा जो है वो मतलब बैकलाइट जो गाड़ी का होता है वो तोड़ता है फोड़ता है, तो वो सोचता है कि इंजीनियर का ये गुण समझते हैं। यानी शिक्षा का सिद्धांत और घर के आदर्श भी बदल दिए जाते हैं। आगे ख में है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, है ना। अब इसका व्याख्या करते हैं। आंसर इसका है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधुली भाग 2 के अंतर्गत विश्व के दांत से ली गई है, जिसके लेखक नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। इस विवेचनात्मक पंक्तियों में लेखक बतलाते हैं कि गरीब में एक प्रकार की अधूरसित होती है, जिसके कारण महल वालों के तरह से गरीबों में अनेक प्रकार के अवगुण आरोपित किए जाते हैं। यदि मदन धैर्य और साहस के साथ
अन्याय एवं अत्याचार का विरोध करता है तो कई गलती नहीं होती है, लेकिन सेन साहब के आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन इसका, आगे आंसर इसका है, सेन साहब के गाड़ी छूने मात्र से चोर, उचक्के और यहाँ तक भी डाकू भी कह देते हैं। मदन के पिता को बुलाकर अपमानित और प्रज्वलित भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे ख में है, क्वेश्चन है आपका, हंस कौवे की जामात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका भाव स्पष्ट करते हैं, इसका आंसर बताते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोदली भाग 2 के अंतर्गत विश्व के दांत से ली गई है, जिसके लेखक नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। सेन दंपति खोखा में इंजीनियरिंग का गुण समझकर बहुत लाड़ प्यार लव करते थे, इसके लिए यहाँ हंस शब्द प्रयुक्त हुआ है। जबकि मदन गरीब बच्चों के साथ खेलते थे, उसकी तुलना कौवों से किया गया है। एक दिन खोखा स्वच्छता रूप से खेलते हुए अन्य बच्चों के साथ मदन को देखता है, वह भी उत्सुक हो जाता है। लाड़ प्यार के कारण वह बहुत शौक दुलार देखकर वैसे ही ललक हो जाते हैं जैसे हंस कौवे की जामत को देखकर उसके साथ खेलने के लिए ललक जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में, आपका भाव स्पष्ट खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, सेन साहब के और उनके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, एक दिन सेन साहब ड्राइवर ड्रंक्स रूप में मित्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। सेन साहब बातचीत के सिलसिले में उसका बेटा क्या करेगा इतना कहकर वो अपने बेटे के दुर्लित व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए इंजीनियरिंग का गुण बतलाकर प्रशंसा करने लगते हैं। जबकि उन्हें मित्र में से एक पत्रकार महोदय भी थे, जो दूर के रिश्तेदार भी थे। जब एक मित्र उनके लड़के के बारे में दोबारा पूछते हैं तो पत्रकार महोदय कहते हैं मैं चाहता हूं कि वह एक जेंटलमैन बन जाए, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7 में देख लेते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बतलाना चाहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवादों के द्वारा लेखक यह बतलाना चाहते हैं कि जुल्म करने वाले जो ज़्यादा जुल्मी वे व्यक्ति होते हैं, वे जुल्मी होते हैं जो इसका विरोध नहीं करता है। यदि मदन ने अन्याय, शोषण और अत्याचार का विरोध करता है तो ये कोई गलत नहीं करता है। लेकिन सेन साहब की गाड़ी, आगे देखते हैं इसका आंसर। सेन साहब की गाड़ी के बाद देखते लेते हैं, छूते मात्र से उसे धक्का दिए जाते हैं। ये अमीर वर्गों के द्वारा गरीबों पर किए जाने वाले अत्याचार हैं, लेखक यही बतलाना चाहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में लिखा हुआ है, कासू और मदन के बीच झगड़ने का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़ने का जो मुख्य कारण था, कासू का शौक होना और मदन का स्वाभिमानी होना। कासू 5-6 वर्ष का लड़का है जो इतना शौक यानी दुलार है कि किसी पर भी हाथ उठा देता था। बच्चों के बीच मदन गली में लट्टू देख खेल रहा था, वही कासू पहुंचकर लट्टू खेलने मांगता है। दोनों में हाथापाई हो जाता है। इसी क्रम में मदन के हाथे कासू की जमकर पिटाई हो जाती है। वह 2 दांत भी गंवा देते हैं। वह रोते हुए घर जाता है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखलाना चाहते हैं कि लोगों को अपने स्वाभिमान या अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चूकना नहीं चाहिए। यदि लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसे अन्याय का भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में लिखा हुआ है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं।
पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि करते हैं, पुष्टि किए हुए हैं। कल आंसर है लेखक इस व्याख्यात्मक वाक्यों के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि महल और झोपड़ी के बीच जब कभी भी संघर्ष हुआ है तो झोपड़ी वाले अक्सर हार जाते हैं। क्योंकि झोपड़ी वाले इसलिए हारते हैं, कुछ झोपड़ी वालों महल वालों को अपने ही खिलाफ मदद करते हैं, है ना। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो ये संघर्ष होते रहती है। अक्सर हमेशा मतलब झोपड़ी वाले ही यानी गरीब तबले आदमी ही ये हार जाते हैं, अमीर आदमी जीत जाते हैं। तो वही ये जो हमारे कवि कहते हैं, जैसे कि मैं इस कहानी में देखता हूँ कि सैन साहब की चुमन माती गाड़ी घूमने भर में मदन को धक्का दिए जाते हैं और पिता के द्वारा पीटे जाते हैं। यहाँ पीटने वाले और धक्का देने वाले झोपड़ी वाले के खिलाफ झोपड़ी वाले ही हैं, लेकिन दूसरे ही दिन लट्टू के बात को लेकर खोखा के दो दांत तोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ महल वालों का कोई झोपड़ी वाले मददगार नहीं होते हैं, नहीं करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है क्योंकि हमारे महल वालों का कोई झोपड़ी वाला मदद नहीं था, मदद नहीं करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 10 नंबर में है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय क्या करते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन आगे थोड़ा सा है। अपनी छाती से ही क्यों लगा देते हैं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ गिरधर लाल सैन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी थे। सैन साहब की शिकायत पर बराबर मदन की पिटाई करते हैं। ऐसा करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उनका स्वाभिमान पर मर चुका था। लेकिन मदन जब कासू की पिटाई करता है और यहाँ तक कि उसके दो दांत भी तोड़ दिए जाते हैं, जब मदन के पिता को इसकी जानकारी होती है तो उसे अपने पुत्र के स्वाभिमान पर गर्व होता है। पुत्र के इस व्यवहार के कारण ही गिरधर अपने पुत्र की छाती से लगा लेते हैं, क्योंकि जो काम वह कभी ना कर सका वह काम उसका बेटा मदन बड़ी बहादुरी से कर दिखाया। आगे आपका क्वेश्चन है 11 नंबर में, यहाँ पे लिखा हुआ है सैन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो इस कहानी में कहानीकार ने समाज के कई वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चरित्रों को उजागर किए हैं। तो आपका सैन साहब से चलते हैं। सैन साहब इस कहानी में समाज के जुल्मी और शोषक के प्रतीक के रूप में सैन साहब का चित्रण किए हैं, जो धन के नशे में मानव मूल को खो चुका है। आगे देख लेते हैं इसका आंसर। खो चुका है। और मदन के बारे में देख लेते हैं कि मदन समाज के अन्य वर्गों का प्रतीक है, जो शोषण और अत्याचार के खिलाफ हिमालय जैसे ताकत जैसे भी टकराते का भी दम रखता है। और कासू लाड़ प्यार में पले नालायक पुत्र के रूप में चित्रित है, जो बहुत शौक है किसी भी हाथ उठा देता है, किसी पर भी हाथ उठा देते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन 12 नंबर में कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। कहानी का नायक वह केंद्र बिंदु बनी होती है जिसकी परिधि में कहानी चक्कर काटती रहती है, जो सारे पात्रों में प्रभावशाली तथा घटनाओं संचालक होता है, वही नायक होता है। इस कहानी का शीर्षक विश्व के दांत हैं रखे गए हैं, जिसकी सार्थकता भी मदन के कार्य किए गए ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मदन विश्व के दांत तोड़ देते हैं। चरित्र के क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा
प्रभावों उत्पादक मदन का ही चरित्र है, इसलिए इस कहानी का नायक मदन ही है। इस कहानी का कौन है? मदन ही है। आगे आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है जो 13 नंबर में, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो आपका आंसर हो जाएगा कि विश्व के दांत कहानी में प्रारंभ से ही व्यंग्य का स्वर गूंजते नजर आते हैं, जिसे लड़कियों को कठपुतली कही गई है। उसी तरह सेन साहब अपने बेटे के गलत कार्य को इंजीनियरिंग का गुण समझ रहे हैं। भारतीय पढ़ाई को भी वो बेकार कहते हैं, हमेशा अपने बेटे का प्रशंसा ही करते रहते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ ही समाप्त होता है। आपका जो 14 नंबर में दिया हुआ है कहानी का सारांश लिखे, वो खुद से भी आप लोग लिख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ।